हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी, वी कवर और करंट अफेयर सेक्शन इन 3 पार्ट्स जो स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। आपने सुना होगा गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर कैलिफोर्निया के बाहर कहाँ अनाउंस किया? अभी आंध्र प्रदेश में। तो अभी सोच के देखिए, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक स्पेसिफिक स्टेट में जैसे कि आंध्र प्रदेश में ही क्यों हो रहा है? ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। देयर इज अ रीज़न व्हाई गूगल चूज आंध्र प्रदेश ओवर अदर स्टेट्स। उन्होंने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ है, स्किल वर्कफोर्स है, मतलब उनको ये स्टेट कंपैरेटिवली ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। और ये एग्जैक्टली वही पॉइंट हाईलाइट करता है कि अब इंडिया में स्टेट्स के बीच एक कंपटीशन होता रहता है। ये कॉन्सेप्ट ही कहता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो पहले समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये एक ऐसा मॉडल है जहां स्टेट्स आपस में कॉम्पीट करते हैं इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए, बेटर पब्लिक सर्विसेज देने के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट आउटकम अचीव करने के लिए। एक तरह से आप बोल सकते हो कि हर स्टेट अपने आप को एक बिजनेस फ्रेंडली ब्रांड की तरह प्रेजेंट करता है। इसका कंपैरिजन करते हुए एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो होता है उसके साथ अगर कंपेयर करें, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या होता है कि सेंटर और स्टेट्स मिल के काम करते हैं, ठीक है, तो इसमें वो नहीं होता है। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मॉडल जो है उसका इवोल्यूशन इंडिया में कैसे हुआ उसको थोड़ा जान लेना ज़रूरी है। तो थोड़ा हिस्ट्री की पर्सपेक्टिव से समझते हैं, ठीक है। तो प्री 1991 तक का क्या सीन था, पहले ये जान लेते हैं हम लोग। उस टाइम पे क्या था कि इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल हाईली सेंट्रलाइज था, मतलब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हो, इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन हो या कोटास, सब कुछ न्यू दिल्ली में डिसाइड होता था। स्टेट्स का रोल एकदम लिमिटेड था, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे स्टेट्स? सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के चक्कर लगाते थे ताकि उनको कुछ प्रोजेक्ट्स या अप्रूवल्स मिल सके। फिर 1991 में आई एलपीजी रिफॉर्म्स मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो हम जानते हैं। इससे सिस्टम डिसेंट्रलाइज तो हुआ, लेकिन इमीडिएट कंपटीशन स्टार्ट तब भी नहीं हुआ था स्टेट्स के बीच। तो क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि पब्लिक सेक्टर फर्म्स तब भी डोमिनेट करती थी और मेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अब भी यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही थे। तो स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेसी भी अभी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था, तो स्टेट्स की एक्चुअल कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ी लेट डेवलप हुई। फिर आई टर्निंग पॉइंट 2010 ऑनवर्ड्स। क्या हुआ? 2010 के बाद एक क्लियर शिफ्ट दिखाई दिया। स्टेट्स अब सिर्फ पैसिव प्लेयर्स नहीं रहे, वो खुद ग्रोथ इंजिन्स बनने लगे। और ये सिर्फ इंडिया का ऑब्जर्वेशन नहीं था, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड बैंक और ओईसीडी ने भी ये कहने स्टार्ट कर दिया कि इस ज़माने में टेरिटोरियल कॉम्पिटिटिवनेस यानी हर रीजन का अपना डेवलपमेंट मॉडल होना ज़रूरी है एंड दिस इज़ द फ्यूचर फॉर डेवलपमेंट। इसी ट्रेंड को देखते हुए इंडिया ने भी अपना फेडरल मॉडल रीथिंक करना शुरू किया। और तब आई एक बड़ी डेवलपमेंट 2015 में। क्या हुआ था? प्लानिंग कमीशन की जगह बना नीति आयोग। और नीति आयोग का अप्रोच पुराने मॉडल से अलग था। उन्होंने स्टेट्स के बीच हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करना शुरू किया। कैसे? जैसे कि आप ट्रांसपेरेंट रैंकिंग्स दिए गए स्टेट्स को, परफॉर्मेंस बेस्ड इंडाइसेस के थ्रू, रिफॉर्म लिंक्ड इंसेंटिव्स के थ्रू, और जो स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को दूसरे स्टेट्स के साथ शेयर करते थे। एक तरह से नीति आयोग ने एक रिफॉर्म रेस स्टार्ट कर दिया अक्रॉस स्टेट्स। तो आज के ज़माने में ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एक्चुअल ग्राउंड पे कैसे काम करता है ये थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्टेट्स नाउ कॉम्पीट बेस्ड ऑन देयर कॉम्पिटेंस, मतलब हर स्टेट अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करता है इन एरियाज लाइक पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी। तो पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी में क्या होगा कि यानी मतलब पॉलिसी स्टेबल और बिजनेस फ्रेंडली हो, ऐसा होना चाहिए। फिर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो लोग फोकस करते हैं, रोड्स, पावर, डिजिटल एक्सेस सब सॉलिड हो। स्किल लेबर फोर्स जो इंडस्ट्रीज को चाहिए, ठीक है। फिर फास्ट सिंगल विंडो क्लियरेंसेज होना चाहिए ताकि अप्रूवल्स में डिले ना हो, सो दैट कंपनीज फाइंड इट इजी टू डू बिजनेसेस देयर। और गवर्नेंस क्रेडिबिलिटी भी सही हो, क्या, क्योंकि ट्रस्ट के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और स्टडीज़ जैसे नीति आयोग 2022 और IDFC इंस्टीट्यूट 2019 क्लियरली दिखाता है कि अब स्टेट्स के बीच परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अलग हो चुका है। कुछ स्टेट्स काफ़ी आगे बढ़ गया है और कुछ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीति आयोग ने परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कुछ पावरफुल इंडेक्सेस भी बनाए हैं, जैसे स्कूल क्वालिटी इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, SDG इंडिया इंडेक्स। ये सब ऐसा सारे इंडेक्सेस हैं जो नीति आयोग का इनिशिएटिव है एंड दिस इज टेकिंग इंडिया इन अ पॉजिटिव
स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं हम लोग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। ये सब इंडाइसेस ऑब्जेक्टिव और नंबर बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये इसमें कोई इमोशनल रेटिंग नहीं होता है कि अपना पार्टी है तो स्टेट्स में अच्छा रैंकिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये नंबर बेस्ड होता है, सिर्फ डेटा ड्रिवन कंपैरिजन होता है इसमें। और जब स्टेट्स को पता होता है कि उनका परफॉर्मेंस कंपेयर होने वाला है तो नेचुरली अभी वो अपने सर्विसेज इंप्रूव करने की तरफ मोटिवेट होता है, ठीक है। तो तीसरा डायमेंशन आप लोग बोल सकते हो, कंपटीशन सिर्फ स्टेट्स के बीच नहीं है, अब स्टेट्स के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट्स कम्पीट कर रहे हैं। कैसे? जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, यहाँ इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक किया जाता है हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस जैसे पैरामीटर्स पे। तो अब स्टेट के अंदर भी हर डिस्ट्रिक्ट चाह रहा है कि वो टॉप परफॉर्मर बने। और सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग बात यह है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में भी आप लोग देख सकते हो, जो रिसेंट अभी एग्जांपल है ये भी एक उसी का एग्जांपल। ये सिर्फ अभी थ्योरी नहीं रहा, एक्चुअल ग्राउंड पे भी हम देख रहे हैं कि कैसे कंपनीज के लिए स्टेट्स कम्पीट कर रहे हैं। गूगल एआई डेटा सेंटर जो अभी हम लोगों ने बोला, आंध्र प्रदेश वर्सेस तमिलनाडु वर्सेस कर्नाटका, 3 स्टेट्स के बीच ये कंपटीशन हुआ। फिर आया आंध्र प्रदेश में अभी, फिर फॉक्सकॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच अभी कंपटीशन है। वेदांता फॉक्सकॉन, इसमें भी महाराष्ट्र और गुजरात के बीच। ऐसे कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए स्टेट्स के बीच अभी कंपटीशन देखा जा रहा है। हर स्टेट अपना पूरा इकोसिस्टम रेडी रखता है ताकि ये मेगा प्रोजेक्ट्स उनके यहाँ आए, और इसी कंपटीशन की वजह से ओवरऑल गवर्नेंस और डेवलपमेंट का भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो फ़ायदा क्या हो रहा है इस मॉडल का, कि गवर्नेंस तो इंप्रूव हो रहा है, स्टेट्स अब बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशन, हेल्थ, डिजिटल गवर्नेंस, वाटर मैनेजमेंट सब में, क्योंकि अभी पैसा भी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो पैसा भी आएगा। तो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन भी होता है, स्टेट्स अपनी ब्रांडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट समिट्स करते हैं, सीईओज़ को पिच करते हैं डायरेक्टली, तो ये भी एक पॉइंट है। फिर पॉलिसी इनोवेशन बोल सकते हो आप लोग, स्टेट्स खुद के नए मॉडल्स बना रहे हैं, जैसे कि टी हब तेलंगाना में, ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वहाँ सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक जगह बना दिया है। फिर केरला में हेल्थ मॉडल का एक है, तमिलनाडु में ईवी पॉलिसी जैसे कि कुछ है उसमें जो अलग है दूसरा जगह से। दे ट्राई टू ब्रिंग इन मोर कंपनीज, दैट इज़ द अल्टीमेट एम, ठीक है। तो ये मॉडल्स बाद में नेशन वाइड रेप्लिकेट भी होते हैं ग्रेजुअली, ठीक है। फिर अकाउंटेबिलिटी आप लोग बोल सकते हो कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ रहे हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आता है जो आप लोगों को जान लेना चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग में ये सब भी ज़रूरी होता है। तो रीजनल इनइक्वालिटी होता है, जैसे कि वेल्दी स्टेट्स और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं, पोअर स्टेट्स और पीछे रह जाता है। फिर पॉलिसी फ्रेगमेंटेशन, हर स्टेट का अलग अलग रूल हो जाए तो बिजनेस कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लाइंस टफ हो जाता है। और फिजिकल इम्बेलेंस तो है ही, सेंटर के पास ज़्यादातर टैक्स कंट्रोल है, स्टेट्स को ऑटोनॉमी कम मिलती है इस वजह से। फिर वीकनिंग कोऑपरेटिव मैकेनिज्म्स जैसे जीएसटी काउंसिल या डिजास्टर कोऑर्डिनेशन, कंपटीशन इन मैकेनिज्म्स को वीक भी कर सकता है। तो शॉर्ट टर्मिज्म भी एक पॉइंट हो सकता है, स्टेट्स कभी कभी सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट स्कीम्स चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इग्नोर करती है। तो अब एक वे फॉरवर्ड की तरह हम लोग अगर सोचें तो इंडिया अब परमिशन परसुएशन मॉडल से पे शिफ्ट कर चुका है। अर्लियर सेंटर से परमिशन लेना पड़ता था, आज स्टेट्स अपने रिफॉर्म्स, डेटा एंड मॉडल पिच करते हैं इन्वेस्टर्स को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर स्टेट का सक्सेस अल्टीमेटली इंडिया का सक्सेस है। तो क्यों? क्योंकि स्किल इकोसिस्टम बढ़ता है, सप्लाई चेन्स इंटीग्रेट होता है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स ग्रो करते हैं, नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ये लिख सकते हो, आंध्र प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तमिलनाडु में स्किल लेबर, गुजरात में लॉजिस्टिक्स, ये सारे डेवलपमेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। लेट्स स्टार्ट इट दिस वे। आपने कभी सोचा है कि अगर एक क्लाइंट अपने लॉयर से कॉन्फिडेंशियल बात करे तो क्या पुलिस उस लॉयर को फोर्स कर सकती है कि वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करे? वेल, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर एक हिस्टोरिक रूलिंग दिया है। अभी क्या हुआ एग्जैक्टली कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉयर्स को फोर्स नहीं किया जा सकता टू रिवील व्हाट देयर क्लाइंट्स टोल्ड देम इन कॉन्फिडेंस। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक कंडीशन में शेयर हो सकती है जब ये प्रूव हो कि क्लाइंट उस एडवाइस का यूज़ किसी क्राइम को कमिट करने के लिए कर रहा है, या फिर अगर वो कम्युनिकेशन किसी इलीगल पर्पस के लिए था। अब समझते हैं रिसेंट केस का बैकग्राउंड। अहमदाबाद में एक पुलिस ऑफिसर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 179 का यूज़ करके एक डिफेंस लॉयर को बुलाया और बोला कि केस की जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है उसको पुलिस के सामने बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को स्वो मोटो यानी खुद से उठा लिया, क्योंकि ये इशू डायरेक्टली लिंक्ड है राइट टू फेयर ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट में जब ये इशू उठाया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कोर इम्पॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट के बारे में मेंशन किया, विच इज़ अबाउट प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन।
तो अब समझते हैं ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होता क्या है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक ऐसे प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जो लॉ के प्रोटेक्शन में आता है, कोर्ट में इन्हें ज़बरदस्ती डिस्क्लोज नहीं करवाया जा सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि सेक्शन 128 में हस्बैंड वाइफ के बीच जो बातें होते हैं वो सेक्शन 128 में आता है। फिर सेक्शन 129 में कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर नेशनल इंटरेस्ट के लिए बताया गया है। फिर 132 में लॉयर क्लाइंट के बीच कॉन्वर्सेशंस के को प्रोटेक्शन दिया गया है, प्रिविलेज्ड कॉन्वर्सेशंस बताया गया है। ये प्रोटेक्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि कुछ रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट होना ज़रूरी है। अगर लोगों को डर रहेगा कि उनकी बात एक्सपोज हो सकती है तो वो कभी ऑनेस्ट बात करेगा ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चलिए मेजर पॉइंट्स को थोड़ा समझ लेते हैं। पहला बोला कि राइट टू फेयर ट्रायल। आर्टिकल 21 के अंदर अगर एक लॉयर को फोर्स किया जाए कि वो क्लाइंट की बात डिस्क्लोज करे तो क्लाइंट का फेयर ट्रायल का राइट वायलेट होता है। दूसरा हो गया लीगल प्रोफेशनल प्रिविलेज। ये राइट लॉयर का पर्सनल राइट नहीं है, ये क्लाइंट का राइट है। हर सिटीजन को ऑनेस्ट और इफेक्टिव लीगल हेल्प मिलनी चाहिए बिना किसी डर के। फिर तीसरा हो गया आर्टिकल 20 क्लॉज 3 राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अगर लॉयर से क्लाइंट की बात बुलवाई जाए तो इनडायरेक्टली ये क्लाइंट को खुद के अगेंस्ट बोलने पे मजबूर किया जा रहा है। बेसिकली यही तो हुआ ना, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। चौथा हो गया एडवोकेट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टर्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोला लॉयर सिस्टम एक बैलेंस बनाए रखता है। अगर लॉयर्स पुलिस के बिहाफ में बोलने लगे तो डिफेंस और प्रोसिक्यूशन का पूरा बाउंड्री कोलैप्स हो जाएगा। पांचवा, प्रिविलेज कब ब्रेक हो सकता है ये भी जानना चाहिए। सिर्फ तब जब क्लाइंट खुद कंसेंट दे, जब कम्युनिकेशन इलीगल पर्पज से लिया हो, या जब कोई क्राइम कमिट हो रहा हो या होने वाला हो। और ये क्लियरली ऑलरेडी दिया गया है सेक्शन 132 BSA में। ये रूलिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है अभी? पहला है कि सिटीजन्स को ये प्रोटेक्ट करती है, ये लॉयर का नहीं एक्यूज्ड का प्रोटेक्शन है बेसिकली, ताकि वो बिना डर के अपने लॉयर से कंसल्ट कर सके। पुलिस मिसयूज़ भी रोका जा सकता है। BNSS के अंदर पुलिस मिसयूज़ जो कर रहे थे पहले, इस रूलिंग के बाद ऐसा अब्यूज़ कंट्रोल नहीं हो सकता। फेयर डिफेंस पॉसिबल होती है। अगर लॉयर को फोर्स किया जाए बोलने के लिए तो रियल डिफेंस पॉसिबल नहीं होता, तो फेयर डिफेंस पॉसिबल होगा ये होने के बाद। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, ये डायरेक्टली सपोर्ट करती है। आर्टिकल 21 फेयर ट्रायल, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 राइट टू लीगल काउंसिल, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सारे आप लोग बोल सकते हो। फिर जस्टिस सिस्टम का बैलेंस भी बनाए रखता है ये। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों अलग और इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, राइट। तो ये रूलिंग वो बाउंड्री को रिस्पेक्ट करती है और बैलेंस मेंटेन करती है। चलिए चलते हैं अगला टॉपिक की तरफ। गवर्नमेंट्स न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइडलाइंस। ये हाल ही में न्यूज़ में आया था, तो इसको हम वैल्यू एडिशन के रूप में अभी समझेंगे। तो चलिए समझते हैं इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट कैसे करना चाहता है। सबसे पहले क्या हुआ ये पहले जान लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन ने एक गवर्नेंस गाइडलाइन रिलीज़ की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जो कि इंडिया का एक ब्लूप्रिंट बनेगा AI रेगुलेशन के एरिया में। इसका मेन एम है इनोवेशन और सेफ्टी के बीच बैलेंस क्रिएट करना और ग्रोथ को अकाउंटेबिलिटी के साथ लिंक करना। और इस बैकड्रॉप में इंडिया होस्ट करेगा AI इम्पैक्ट समिट 2026, जो ग्लोबल साउथ का पहला ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट होगा। प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने इस गाइडलाइन का गाइडिंग प्रिंसिपल डिफाइन किया, डू नो हार्म। इंडिया का अप्रोच क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन को लेके, ये थोड़ा समझ लेते हैं। गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट क्लियर है, लाइट टच और इनोवेशन फ्रेंडली रेगुलेशन। मतलब कोई तुरंत स्टैंड अलोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ नहीं बनाया जा रहा है। एग्जिस्टिंग लॉज का यूज़ किया जाएगा और ज़रूरत पड़ते ही टारगेटेड अमेंडमेंट्स किया जाएंगे। वॉलंटरी फ्रेमवर्क्स, टेक्नोलॉजिकल लीगल टूल्स और रिस्क बेस्ड असेसमेंट को प्रमोट किया जा रहा है। और इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस का कॉन्सेप्ट लगाया गया है। साथ ही रिस्क मिटिगेशन भी पैरेलली प्लान हो रहा है। तो अब चलिए देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइडलाइंस में मेजर फीचर्स क्या है। ये गाइडलाइन 6 पिलर्स के अराउंड स्ट्रक्चर्ड है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर। गोल है डेटा और कंप्यूट रिसोर्सेज तक इजी एक्सेस देना। सब्सिडाइज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स और इंडिया स्पेसिफिक डेटा सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वाया प्लेटफॉर्म्स लाइक AI कोश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाएगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जैसे आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, डिजिटल लॉकर। फिर आपको प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ देखने को मिलेगा, स्पेशली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ये एनकरेज किया जाएगा, ठीक है, थ्रू टैक्स रिबेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिंक्ड लोन्स,
लोकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट इंसेंटिव, इंडियन डेटा सेट्स और इंडिजिनस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को भी प्रमोट किया जाएगा। अभी रेगुलेशन का जो बात किया गया है, इंडिया का जो रेगुलेटरी मॉडल अभी जो है ये एजाइल है, मतलब सेक्टर स्पेसिफिक और डायनेमिक नहीं है। अभी के लिए एग्जिस्टिंग लॉज यूज़ किए जाएंगे, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये जहाँ गैप है वहाँ टारगेटेड अमेंडमेंट्स किए जाएंगे, स्पेशली इन एरियाज लाइक लाइबिलिटी, कॉपीराइट, एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लासिफिकेशन एंड सेफ्टी नॉर्म्स। ये सारे अमेंडमेंट्स किए जाएंगे। एक आइडिया ये भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग के लिए टेक्स्ट एंड डेटा माइनिंग एक्सेप्शन जो है ये अलाउ करना चाहिए। फिर फ्रेमवर्क्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जैसे कंटेंट ऑथेंटिकेशन, स्पेशली डीप फेक्स के खिलाफ ये किया जाएगा। फिर क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैंडर्ड्स, जहां अभी के लिए कोई सेपरेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ नहीं है, बट फ्यूचर के लिए फ्यूचर रेडी प्रोविजंस प्लान किया गया है। फिर रिस्क मिटिगेशन के लिए इंडिया स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा, जो इंडियन लैंग्वेजेस, सोशल डाइवर्सिटी और ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ को ध्यान में रखेगा। वॉलंटरी कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स को प्रमोट किया जाएगा। टेक्नो लीगल मेजर्स यूज़ होंगे, जैसे प्राइवेसी बाय डिज़ाइन, फेयरनेस बाय डिज़ाइन। एक नेशनल आर्टिफिशियल इंसिडेंट रिपोर्टिंग डेटाबेस बनेगा, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हार्म्स, मिसयूज़, डिस्क्रिमिनेशन या सिस्टमेटिक फेलियर्स को ट्रैक किया जा सके। और चौथा, आपको अकाउंटेबिलिटी में भी इसका काम आएगा, जैसे कि एक ग्रेडेड लाइबिलिटी सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। हायर रिस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स, जैसे कि ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है, फंक्शन स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी, ब्लैंकेट लाइबिलिटी नहीं होगा इसमें। फिर ऑर्गेनाइजेशंस को भी कुछ सेटअप करना होगा, ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म्स, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग, इम्पैक्ट असेसमेंट्स, सेल्फ सर्टिफिकेशन या थर्ड पार्टी ऑडिट फ्रेमवर्क्स, ये सब करना होगा। फिर इंस्टीट्यूशंस का अगर बात करें तो गवर्नमेंट एक होल ऑफ गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस मॉडल एस्टैब्लिश कर रही है। अभी की इंस्टीट्यूशंस इसमें इंक्लूड जो होगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस ग्रुप, ये एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी रहेगा। फिर टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी एक्सपर्ट एडवाइस एंड इवैल्यूएशन करेगा। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी इंस्टीट्यूट टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, रिस्क टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन करेगा। फिर कोऑर्डिनेशन विद इंडिया एआई मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग में भी कुछ देखने को मिलेगा। लार्ज स्केल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेसी प्रोग्राम्स लॉन्च होंगे फॉर कॉमन सिटीजन्स। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डिज़ाइन होंगे स्पेसिफिकली फॉर पब्लिक सर्वेंट्स, लॉ एनफोर्समेंट और जुडिशरी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किलिंग प्रोग्राम्स को टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ तक ले जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हाई एजुकेशन स्किलिंग मिशंस और डिजिटल लिटरेसी प्लेटफॉर्म्स के सिलेबस में इंटीग्रेट भी किया जाएगा। तो चलिए अभी समझते हैं इसका गाइडलाइंस कैसे बनाई गई। गाइडलाइंस एक हाई लेवल कमिटी ने ड्राफ्ट की, हेडेड बाय प्रोफेसर बालाराम रविंद्रन फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। प्रोसेस में इंक्लूड था कमिटी डेलिबरेशन, पब्लिक कंसल्टेशन, रिवाइज्ड ड्राफ्ट्स बाय सेकंड रिव्यू कमिटी। ये दिखाता है कि ब्रॉड स्टेक होल्डर इनपुट लिया गया है, इंडस्ट्री, एकेडमिया, सिविल सोसाइटी सब इन्वॉल्व थे इसमें। लेकिन सरकार के सामने कुछ मेजर कंसर्न्स भी है, स्पेशली जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स यूज़ करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड सम की रिस्क्स। पहला है डेटा प्राइवेसी रिस्क। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कभी कभी अननोइंगली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स में इनपुट कर देते हैं। वो प्रॉम्प्ट्स स्टोर्ड हो सकता है, एनालाइज हो सकता है, ये मॉडल ट्रेनिंग में यूज़ हो सकता है, तो ये थोड़ा रिस्क है। फिर स्ट्रेटेजिक रिस्क में अब बोल सकते हो कि टूल क्वेरीज ट्रैक कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये टूल्स और क्वेरीज भी ट्रैक कर सकते हैं, इन्फरेंस निकाल सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़ क्या है या इंटरनल डिसीजन मेकिंग का पैटर्न क्या है। ये पॉलिसी सिक्रेसी और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट बन सकता है। फिर बोल सकते हो फॉरेन प्लेटफॉर्म्स का डिपेंडेंस। बहुत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जो ऑफिशियल्स यूज़ कर रहे हैं वो फॉरेन ओन्ड है या टेलीकॉम के थ्रू बंडल आए हैं इसमें। तो इस पे डिबेट चल रहा है कि गवर्नमेंट को फॉरेन एआई सिस्टम्स से अपना डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। दो मेजर रिस्क्स जो डिस्कस हो रहे हैं, हाई लेवल ब्यूरोक्रेटिक क्वेरीज का मैपिंग, फिर आपका एनोनिमाइज्ड डेटा बीइंग हार्वेस्टेड ग्लोबली टू ट्रेन पावरफुल फॉरेन मॉडल्स, फिर डीप फेक रेगुलेशन के लिए भी कुछ नई प्रोविजंस लाए जा रहे हैं, ये भी जान लीजिए। ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा जो यूजर्स से डिक्लेयर करवाना होगा अगर कंटेंट एआई जनरेटेड है। ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ किए जाएंगे टू वेरीफाई दिस। जो सिंथेटिक कंटेंट कन्फर्म हो जाए उस पर विजिबल लेबल लगाना मैंडेटरी होगा। अगर प्लेटफॉर्म्स कंप्लाई नहीं करते हैं तो उनका लीगल इम्यूनिटी स्टेटस खत्म हो सकता है अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट।
अब बात करते हैं इस गाइडलाइन की सिग्निफिकेंस क्या है। इनोवेशन और सेफ्टी का बैलेंस बनाता है ये। फ्लेक्सिबल रेगुलेशन और सैंडबॉक्सेस जो स्टार्टअप्स को एनकरेज करता है, उसी तरह रिस्क फ्रेमवर्क्स जो होते हैं उसको मिसयूज़ को प्रिवेंट करते हैं। फिर इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसी मेकिंग, टेक्निकल टेस्टिंग, सेफ्टी गवर्नेंस सब इंक्लूडेड है। फिर ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन भी इंप्रूव होते हैं। इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 होस्ट कर रहा है, राइट। इंडिया इज होस्टिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026। तो उससे इंडिया का एथिकल और इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीडरशिप का इमेज स्ट्रांग होगा। फिर सिटीजन्स का भी प्रोटेक्शन की बात हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि डीप फेक रेगुलेशन जैसे अगर आ गया, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अगर हो गया, टेक्नोलॉजिकल सेफ्टी सिस्टम सब इंश्योर करता है कि सिटीजन्स आर सेफ फ्रॉम एआई, ताकि कोई मिसयूज़ ना हो, कोई मिसगाइड ना हो, ठीक है। तो एमएसएमईज और डिजिटल इकोनॉमी सपोर्ट भी हो सकता है। सब्सिडाइज्ड कंप्यूट पावर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किलिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंसेंटिव्स, ऑल टू प्रमोट ग्रासरूट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन अभी इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं जो आपको याद रखना चाहिए। अभी तक इंडिया में इंडिजिनस ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इंडियन लैंग्वेजेस में स्पेशली लो रिसोर्स लैंग्वेजेस के लिए सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है। गाइडलाइंस का इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पे अनइवन हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी सेफगार्ड्स और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और फॉरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स पे जो डिपेंडेंसी है, इसमें भी एक लॉन्ग टर्म रिस्क है, उसको भी थोड़ा देखना होगा। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? इंडिया स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। लोकल मॉडल्स डेवलप करना पड़ेगा जो इंडियन डेटा सेट्स पे ट्रेंड हो। सेक्टर स्पेसिफिक क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, फिनटेक। फिर पब्लिक अवेयरनेस बिल्ड करनी होगी, स्पेशली डीप फेक्स के थ्रेट्स को लेके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग को देखना है। व्हेन एवर क्वेश्चन कम्स अबाउट एआई, वी हैव टू एड्रेस ऑल दिस इशूज़, ठीक है। तो चलिए चलते अगले टॉपिक की तरफ। सीपीआई इन्फ्लेशन हिट्स रिकॉर्ड लो। सो दिस आर द पार्ट ऑफ न्यूज़ इन शॉर्ट, ठीक है। तो अक्टूबर 2025 में रिटेल इन्फ्लेशन यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गिर गया, सिर्फ 0.25% हो गया। ये सबसे लोएस्ट लेवल है जब से करंट सीपीआई सीरीज स्टार्ट हुई है, यानी 2012 से। इतना शार्प फॉल अभी क्यों हुआ? सबसे पहला रीज़न गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेट कट्स का फुल मंथ इफेक्ट। दूसरा, फूड प्राइसेस में मेजर डिक्लाइन, अक्टूबर के कंपैरिजन में 5% तक सस्ती हो गई है। और तीसरा रीज़न है बेस इफेक्ट। पिछले साल अक्टूबर 2024 में फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई था, 9.7% तक पहुंच गया था। तो इस साल के लो फिगर का एक मैथमेटिकल रीज़न भी है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि कम तो हुआ है। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट होता है इन्फ्लेशन को 4% तक के आसपास रखना, विद टॉलरेंस बैंड ऑफ 2 to 6%, आई मीन 4 ± 2, ठीक है। तो अब जब इन्फ्लेशन इतना कम हो गया तो एक्सपेक्टेशंस है कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जो दिसंबर 3 से 5 के बीच है, उसमें रिपो रेट कट भी हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पहले 2 रिव्यूज़ में रेट अनचेंज रखा। अब प्रेशर है कि ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए एक्सपांशनरी पॉलिसी अडॉप्ट किया जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों का जीएस फाउंडेशन बैचेस में कराया जाता है। आप लोग ऑलरेडी क्लास में हो चुका होगा ये सब कवर्ड, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विच इज़ अबाउट इट इज़ एन एनवायरनमेंट टॉपिक। एंड दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी एक्सट्रीमली पोर हो चुकी है। इस वजह से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने जीआरएपी स्टेज 3 एक्टिवेट कर दिया है। अब ये जीआरएपी क्या होता है? जीआरएपी का होता है, फुल फॉर्म होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है जिसमें एयर क्वालिटी का लेवल्स बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप एक्शंस प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन करता है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये बॉडी एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर, रेगुलेट और कंट्रोल करती है और ज़रूरत पड़ने पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को डायरेक्शंस और पेनल्टीज इशू कर सकती है। स्टेज 3 के अंदर काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स एक्टिवेट होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शंस, डीजल व्हीकल्स बैन्स एक्सेट्रा। चलिए आज के लास्ट टॉपिक अभी देखते हैं। ये है जर्मन वॉच नाम की एनवायरमेंटल एनजीओ ने रिलीज़ किया है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026। इसमें इंडिया का रैंक आया है 9th अमंग द कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स। तो 9th रैंक देख के खुश नहीं होना चाहिए। इट इज़ द कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स। ये रैंकिंग बेस्ड है डेटा पर फ्रॉम 1995 to 2024।
जर्मन वॉच का कहना है कि इंडिया ने फेस किया है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, साइक्लोन्स, हीट वेव्स, फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स ऑन अ रिकरिंग बेसिस, ये बोला गया है। ये इंडिकेटर है कि डिजास्टर रिजिलियंस और क्लाइमेट एडाप्टेशन स्ट्रेटेजीज को और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एस्पिरेंट्स आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे विद न्यू टॉपिक्स। दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।